सभी ताकतों के महल में प्रवेश करने से पहले ही युद्ध छिड़ गया। कोई भी किसी को रास्ता नहीं दे रहा था। हर कोई पहले स्थान के लिए लड़ रहा था। जो पहले महल में घुसेगा उसे स्वाभाविक रूप से ज्यादा और बेहतर खजाने मिलेंगे। इस समय 1 दर्जन से ज्यादा ताकतें एक साथ उलझ गईं, जो बेहद क्रूर था। जैसा कि कहावत है, लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए। भारी हितों के सामने अजनबियों की तो बात ही छोड़ो, भाई बहन भी एक दूसरे को मार सकते हैं। रोमिंग ड्रैगन सेक्ट कारोबार कर रहा है, सभी लोग जल्दी पीछे हटें। गगनेश ने रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों को आगे बढ़ने का नेतृत्व किया और साथ ही अपने नाम की घोषणा की। सेक्ट की प्रतिष्ठा का उपयोग करके इन प्रतिस्पर्धियों को डराने की कोशिश की। हद है। रोमिंग ड्रैगन सेक्ट फिर क्या? हम शैडो आइलैंड वाले तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम रोमिंग ड्रैगन सेक्ट ताकतवर हो, लेकिन मैं जियाओयाओ सेक्ट भी कोई कमजोर नहीं हूँ। जो कोई हमारे धन कमाने के रास्ते में आएगा वह मरेगा। हद है। ये कौन मुझे चुपके से मार रहा है? भाइयों, इन्हें खत्म करो। रोमिंग ड्रैगन सेक्ट का नाम ज्यादा हलचल नहीं मचा सका। यहाँ मौजूद ताकतों के पीछे प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी। हालांकि रोमिंग ड्रैगन सेक्ट दक्षिण पश्चिम में राजा है, लेकिन वो अकेला नहीं है और यहाँ उत्तर पश्चिम के सेक्ट्स और विदेशी ताकतें भी है। अगर वाकई में लड़ाई छिड़ गई तो कोई किसी से नहीं डरता। भाई आवेश, तुम और मैं मिलकर पहले महल में रास्ता बनाएंगे। गगनेश ने एक तरफ देखा। कोई दिक्कत नहीं। आवेश ने जोर से सिर हिलाया। मारो। फीडबैक मिलने के बाद गगनेश ने बिना कुछ कहे तलवार उठाई और महल के द्वार की ओर मारने के लिए बढ़ा। आवेश और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्य पास में कवर देने के लिए थे। जल्दी, इन्हें रोक दो। इन्हें पहले घुसने मत दे। रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्यों की भयंकर चढ़ाई देखकर बाकी ताकतें एक के बाद एक उन्हें घेरने लगीं, डरते हुए कि वे पहले वहां पहुंच जाएंगे। जो मेरे रास्ते में आएगा वह मरेगा। गगनेश ने गुस्से में गर्जना की। रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के 2 शिष्यों का नेतृत्व करते हुए आसपास की ताकतों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अचानक दृश्य और ज्यादा अराजक हो गया। एक के बाद एक योद्धा खून के गड्ढे में गिरने लगे। हाय भगवान! नहीं सोचा था कि ये इतनी जोरदार लड़ाई करेंगे। सब अपनी जान गंवा रहे हैं। किनारे पर लोकेश ने सामने लड़ रहे लोगों को देखा और चुपके से आह भरी। अच्छा हुआ कि उसने अभी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा, वरना अगर वह फंस गया होता तो सिर्फ मौत का रास्ता था। ये लोग पागल हो गए हैं। लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए। इस मोड़ पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अवीला ने अपनी आंखें सिकोड़कर विचारमग्न होकर कहा। उसका पूरा दिल लटका हुआ था। जितनी ज्यादा बेचैनी और अराजकता होगी, उतना ही उसके लिए बेहतर है। जब ये ताकतें दोनों तरफ से नुकसान उठाएंगी, तभी वह मौके का फायदा उठा सकती है। बेशक, पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखने में जोखिम भी है। अगर कोई पहले वहां पहुंच गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरकार, ये धैर्य और किस्मत की परीक्षा का समय है। अगर तुम स्थिर रहो और तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तो तुम अंतिम विजेता बन सकते हो। लड़की, तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अगर और इंतजार किया तो अंदर के खजाने लूट लिए जाएंगे। इस समय प्रभाकर ने अचानक कहा। सीनियर प्रभाकर कहाँ है? आप क्यों रुके हुए हैं? नैना राय ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पूछा। हाँ, मैं आखिरकार एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ। मैं इन जूनियर्स के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? प्रभाकर ने हल्के से मुस्कुराया। ये समझ में आता है कि सीनियर्स अपनी पहचान बनाए रखें, लेकिन जूनियर्स का नजरिया अलग है। नैना राय ने मुस्कुराकर कहा। ओह, क्या तुमने कुछ खोजा है? प्रभाकर ने हल्के से भौहें उठाईं। सच कहूं, मुझे लगता है कि इस महल में कुछ अजीब है। अगर जल्दबाजी में अंदर गए तो शायद जान को खतरा हो सकता है। नैना राय ने कुछ नहीं छिपाया। उसकी नजरों से ये शानदार और सादा महल वास्तव में एक शाही मकबरे की तरह ज्यादा था। मकबरा पानी के नीचे छिपा है और कई सालों से सड़ा नहीं है, जो डिजाइन की चतुराई का सबूत है।
अक्सर ऐसे मकबरों में छिपे जाल और विभिन्न चोरीरोधी तरीके होते हैं। स्थिति को साफ न जानते हुए मकबरे में जल्दबाजी में घुसना बहुत खतरनाक होगा। यहाँ तक कि जान बचना भी मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुममें कुछ ज्ञान है। प्रभाकर ने प्रशंसात्मक ढंग से सिर हिलाया। सही कहा। इन बाहरी ताकतों से खतरे कुछ भी नहीं हैं। इसके विपरीत महल के अंदर छिपी हत्या की मंशा है। यहाँ तक कि मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर कर सकता हूँ। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के रूप में उसकी संवेदना स्वाभाविक रूप से सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा है। उसे खतरे का एहसास कराने वाली चीज स्पष्ट रूप से आसान नहीं है। सीनियर प्रभाकर की पैनी नजर है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। नैना राय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लड़की, तुम भी साधारण नहीं हो। प्रभाकर ने आसपास के लोगों की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। हालांकि वह एक महिला है, लेकिन उसमें सामान्य लोगों से परे शांति और गहरी अंतर्दृष्टि है, जो वाकई दुर्लभ है। अचानक उसे फिर से शिष्य लेने का विचार आया। आउच! जब दोनों बातचीत कर रहे थे, एक लंबी गर्जना अचानक पूरे स्थान में गूंज उठी। आवाज इतनी जोरदार थी कि ये गड़गड़ाहट की तरह थी, कानों को बहरा करने वाली और लंबे समय तक बनी रहने वाली। एक पल के लिए सभी लोग अनायास ही लड़ाई रोक गए। आवाज की दिशा में देखने पर एक विशाल सिल्वर वुल्फ किंग जंगल से गर्व के साथ बाहर निकल रहा था। ये वुल्फ किंग पूरी तरह चांदी सफेद था, हरी आंखों वाला और बहुत शानदार दिखता था। इसकी चांदी सफेद फर चांदनी में और चमक रही थी, जो बहुत सुंदर थी। इस समय सिल्वर वुल्फ किंग के पीछे दर्जनों ग्रे विशाल भेड़िए थे। इन ग्रे विशाल भेड़ियों का आकार नर शेरों के बराबर था। उनके पंजे और दांत बेहद तेज थे और सिल्वर वुल्फ किंग 2 आकार बड़ा था, जो बुल के बराबर था। अभी की चौंकाने वाली गर्जना सिल्वर वुल्फ किंग ने की थी, जो डराने वाली थी। नहीं, ये भेड़ियों का झुंड है, किसी ने चिल्लाया। अगर ये सामान्य भेड़ियों का झुंड होता तो योद्धाओं के रूप में वे स्वाभाविक रूप से डरते नहीं, लेकिन इस नखलिस्तान में पक्षी और जानवर सभी उत्परिवर्ती राक्षस हैं, बेहद क्रूर। यहाँ तक कि एक से निपटना मुश्किल है। और अब अचानक एक समूह प्रकट हो गया, जो स्वाभाविक रूप से डरावना है। रोर! इस समय एक और चौंकाने वाली गर्जना हुई। दूसरी दिशा में एक लाल, शानदार और दबंग उत्परिवर्ती बाघ धीरे धीरे बाहर निकला। ये उत्परिवर्ती बाघ बेहद बड़ा था, एक हाथी के बराबर। किसी प्रदर्शनकारी हावभाव की जरूरत नहीं थी, बस वहां खड़े होने से ही लोगों को जबरदस्त दबाव का एहसास हो रहा था। खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें उन ताबे की घंटी जैसे बाघ की आंखों ने घूरा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ के तहखाने में गिर गए हों और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। जानवरों के राजा से आने वाली भव्यता वाकई डरावनी थी। हद है, ये राक्षस कहाँ से आया? इतना डरावना क्यों है? आगे भेड़िया और पीछे बाघ। अब हम मुसीबत में हैं। लड़ाई बंद करो, पहले इन राक्षसों से निपटो। अचानक बदलाव ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। उत्परिवर्ती भेड़िए पहले से ही बहुत परेशान करने वाले हैं, और अब एक उत्परिवर्ती बाघ भी प्रकट हो गया। दोनों राक्षस आगे और पीछे से हमला कर रहे थे, और कोई भी शांत नहीं रह सका। अगर इस समय आपस में लड़ते रहे तो सिर्फ मौत का रास्ता होगा। संयोगवश सभी ताकतों ने लड़ाई बंद कर दी और एकजुट होकर कार्रवाई शुरू की। बाघ और भेड़ियों के हमले का सामना करने की तैयारी की। अंधेरा हो गया है और अब ये जगह राक्षसों का स्वर्ग बन गई है। नैना राय ने अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ी और उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। मौजूदा स्थिति हर किसी के नियंत्रण से बाहर थी। पहले विभिन्न ताकतों के बीच संघर्ष था, और अब राक्षस युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। अज्ञात परिवर्तन इतने बड़े हैं कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। आउच! इस समय सिल्वर वुल्फ किंग ने गर्जना की। दर्जनों ग्रे विशाल भेड़िए, जैसे आदेश मिल गया हो, अपने चारों अंगों से जमीन को ठोकर मारी और तुरंत बाहर निकल गए। बेहद तेज गति से भीड़ की ओर दौड़े। उनकी आंखों में
ये इंसान सबसे अच्छा खूनखाना थे। रोर, जैसे ही भेड़िए हिले, लाल उत्परिवर्ती बाघ और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक धीमी गर्जना के साथ वह बिजली की तरह बाहर निकला और सबसे करीबी व्यक्ति पर झपटा। इन जानवरों को मार डालो। जब बाघ और भेड़िए ने हमला शुरू किया, योद्धा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और सीधे टकराव किया। ये राक्षस खजानों से भरे हैं, और अगर इन्हें सब मार दिया गया तो ये एक अप्रत्याशित लाभ होगा। थोड़े दौड़ने के बाद दोनों पक्ष जल्दी ही एक साथ उलझ गए। भेड़ियों के झुंड में कई भेड़िए हैं और सिल्वर वुल्फ किंग के नेतृत्व में वे और भी क्रूर है। जब वे भीड़ में घुसे तो वे पागलों की तरह काटने और हमला करने लगे। सिर्फ एक मुलाकात में 1 दर्जन से ज्यादा योद्धा खून के गड्ढे में गिर गए। सौभाग्य से योद्धाओं की संख्या बड़ी थी, जिनमें से कई जन्मजात मास्टर्स थे, और स्थिति जल्दी स्थिर हो गई। हालांकि समय पर हताहत होते रहे, भेड़िए भी एक एक करके गिर रहे थे। सिर्फ लाल रंग में ढका उत्परिवर्ती बाघ कुछ हद तक रुकने योग्य नहीं था। ये उत्परिवर्ती बाघ बेहद ताकतवर और अडिग था। सामान्य हथियार इसके फर पर काटने पर भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसके विपरीत ये बाघ की क्रूरता को और भड़काएगा और इसे और क्रूर बना देगा। इस उत्परिवर्ती बाघ के सामने सामान्य हॉथियन योद्धाओं में कोई प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी, और वे सिर्फ कटने के लिए थे। यहाँ तक कि सामान्य जन्मजात योद्धा भी सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते थे और बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हद है। क्या ये विशाल बाघ बहुत ज्यादा क्रूर नहीं है? इसे मारना ही असंभव है। उत्परिवर्ती विशाल बाघ भीड़ में तबाही मचाता रहा, सभी को मारता हुआ। सिर्फ 2 मिनट में इसने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को फाड़ दिया। एक पल के लिए योद्धा इतने डर गए कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। अकेले लड़ने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम सब मिलकर आए तो बस इसे काट डालेंगे। मार्शल आर्ट्स के साथियों, अपनी गुप्त चालें छिपाना बंद करो। इन राक्षसों को जल्दी खत्म करो और जल्दी धन कमाओ, ताकि लंबी रातें और अंतहीन सपने न आए। सही कहा, इसे जल्दी मारो। कुछ चिल्लाने के बाद सभी ताकतों ने एक संक्षिप्त गठबंधन बनाया और सभी जन्मजात मास्टर्स ने एक साथ उत्परिवर्ती बाघ को मारने के लिए संगठित किया। हालांकि उत्परिवर्ती बाघ ताकतवर है, लेकिन ये बड़ी संख्या में लोगों का सामना नहीं कर सकता और हमला करने वाले सभी जन्मजात योद्धा है। घेर लिए जाने के बाद उसके शरीर पर घाव दिखने लगे। बस इतना कि उस विशाल शरीर की तुलना में कुछ न गहरे न उथले घाव कुछ समय के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करेंगे। जब सभी लोग बाघों और भेड़ियों के साथ लड़ रहे थे, आकाश के ऊपर एक विशाल अजीब पक्षी चुपके से नीचे गोता लगा रहा था। ये विशाल अजीब पक्षी पूरी तरह काला था, पंख चाकुओं जैसे और पंजे स्टील जैसे। चांदनी में ये ठंडी रोशनी की चमक दे रहा था। क्या? विक्रम राठौर जैसे कुछ भाप गया और अचानक सिर उठाया, सिर्फ यह देखने के लिए कि विशाल अजीब पक्षी उनके सिर के ऊपर से गुजर रहा था, जैसे एक छोटा यात्री विमान बिजली की गति से भीड़ में घुस गया। ये विशाल अजीब पक्षी विक्रम राठौर ने पहले देखा था। वह शीर्ष शिकारी था जिसने कल रात पीले अजगर को पकड़ा था। गोता लगाने वाले विशाल अजीब पक्षी की गति ध्वनि की गति से अधिक हो गई थी। पलक झपकते ही वे युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंच गए। इसके तेज और कांटेदार पंजों ने आसानी से 2 योद्धाओं की छाती भेद दी और उन्हें पकड़ लिया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जैसे ड्रैगनफ्लाई पानी को छू रही हो, और फिर से आकाश में उड़ गया। पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोग बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे सके। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों के सामने काला साया चमक गया और उनका साथी गायब हो गया। इसके बाद एक तूफान आया जो इसके पंख फड़फड़ाने से उठा, जिससे लोग लड़खड़ा गए और संतुलन खो बैठे। एक और राक्षस आ गया। नैना राय की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नज़र से वो स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि उस विशाल अजीब पक्षी की ताकत एक मानव मार्शल आर्ट्स मास्टर के बराबर थी। नैना, हम और देर नहीं कर सकते।
महल में घुसने का मौका ढूंढो और देखो, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो राक्षस और ज्यादा आ जाएंगे। बदलावों को देख रहे विक्रम राठौड़ ने आखिरकार बोला, कोई नहीं जानता कि इस नखलिस्तान में कौन से खतरनाक प्राणी छिपे हैं। वह अभी सामने की चीजों को संभाल सकता है, लेकिन अगर फिर से कुछ और ताकतवर प्रकट हुआ तो कुछ कहना मुश्किल है। आखिरकार यहाँ के प्राणियों को सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। नैना राय ने आकाश में मंडराते विशाल अजीब पक्षी की ओर देखा और आखिरकार सिर हिलाया। अब रात हो चुकी है और यहाँ की हलचल निश्चित रूप से बड़ी संख्या में राक्षसों को सतर्क कर देगी। अगर और इंतजार किया तो ये और ज्यादा परेशानी भरा हो जाएगा। महल में घुसो, नैना राय ने आदेश दिया और तुरंत अपनी अंगरक्षक टीम को भव्य ढंग से महल के द्वार की ओर ले गई। सीनियर भाई लोकेश, जल्दी हमारे साथ चलो। अवीला की पलकें फड़की और वह जल्दी से लोकेश के पीछे पीछे चली। आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सके तो पहले तुम रास्ता तलाशो। प्रभाकर ने अपने होंठ हिलाए और धीरे धीरे पीछे चला। हद है, चोरी करना चाहते हो? तुरंत इन्हें रोक दो। नैना राय की टीम के शामिल होने से आसपास की ताकतों में तुरंत सतर्कता आ गई। कुछ ने तो राक्षसों से लड़ना छोड़ दिया और इसके बजाय नैना राय की टीम पर हमला कर दिया। फॉर्मेशन बनाओ। सभी ताकतों को अपने चारों ओर घेरते देख नैना राय ने धीमे से चिल्लाया। करीब 100 लोगों की अंगरक्षक टीम ने तुरंत अपनी फॉर्मेशन बदली और एक चार्जिंग कोन फॉर्मेशन बनाया। सामान्य मार्शल आर्ट्स योद्धाओं से अलग नैना राय के नेतृत्व वाली अंगरक्षक टीम अच्छी तरह प्रशिक्षित थी और आपस में तालमेल के साथ काम करती थी। अकेले लड़ने में वे शायद मार्शल आर्ट्स योद्धाओं के मुकाबले नहीं थे, लेकिन युद्ध के मैदान में चार्ज करने पर वे असाधारण युद्ध शक्ति दिखा सकते थे। खास तौर पर फॉर्मेशन बनाने के बाद वे और भी रुकने योग्य नहीं थे। घेरने आए जियांगहू योद्धा जैसे ही पास आए, उन्हें बड़ी सेना ने जोरदार ढंग से धकेल दिया। चार्ज को बिल्कुल रोक नहीं पाए। नैना राय की पूरी टीम एक विशाल शंकु की तरह दिख रही थी, जो भीड़ में सीधे घुस रही थी और जितनी जल्दी हो सकता था महल के द्वार की ओर बढ़ रही थी। सामान्य परिस्थितियों में नैना राय और उनकी टीम इतनी आसानी से नहीं चल पाती। सौभाग्य से ज्यादातर ताकतें भेड़ियों और बाघों से लड़ रही थीं और उनके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। इसलिए नैना राय की टीम जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ी। शानदार! इनका पीछा करना सही था। अवीला चार्जिंग टीम के पीछे छिपी थी और महल का द्वार नजदीक आता देख उसके दिल में खुशी छा गई। उसे लगा था कि एक लड़ाई होगी, लेकिन नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से चलेगा। स्थिति की अराजकता के कारण वो गड़बड़ पानी में मछली पकड़ पा रही थी। दरवाजा तोड़ो। महल के द्वार के पास पहुंचने के बाद नैना राय ने फिर से धीमे से चिल्लाया। कई जनजात मास्टर्स तुरंत आगे आए, अपनी सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और एक साथ हथेलियों से महल के द्वार पर प्रहार किया। धम! एक जोरदार धमाका हुआ। महल का द्वार कुछ बार कांपा, बहुत सारी मिट्टी झड़ गई, जिससे इसका मूल कांस्य रंग दिखाई दिया, सादा और रहस्यमयी। क्या? गतिहीन कांस्य द्वार को देखकर कई जनजात मास्टर्स एक दूसरे को देखने लगे, चुपके से हैरान। उनकी सच्ची ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि उनकी ताकत हजारों किलो की थी। उनकी संयुक्त ताकत से एक हथेली से भी एक द्वार नहीं टूट सका। ये द्वार कितना मजबूत है? फिर से नैना राय का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसकी आंखें चमक रही थीं। कई जनजात मास्टर्स ने गहरी सांस ली, तुरंत अपनी पूरी ऊर्जा को संचालित किया और फिर एक साथ जोर लगाकर कांस्य द्वार पर हथेलियों से प्रहार किया। धम! एक और जोरदार शोर हुआ। कांस्य द्वार और ज्यादा जोर से कांपा और मिट्टी की परतें नीचे गिरने लगी। लेकिन झटके के बाद कांस्य द्वार सामान्य हो गया, टूटने का कोई निशान नहीं था। इस समय और ज्यादा योद्धाओं ने इस जगह को नोटिस किया। खास तौर पर गगनेश और आवेश ने देखा कि नैना राय के लोग द्वार तोड़ रहे थे। उनके चेहरों का रंग बदल गया और उन्होंने तुरंत अपनी आंतरिक लड़ाई छोड़ दी और रोमिंग ड्रैगन सेक्ट
और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्यों को भव्य ढंग से मारने के लिए ले गए। वे कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनसे तेजी से खजाना हथिया ले। कचरे का ढेर। मुझे करने दो। नैना राय के लोगों को द्वार न खोल पाते देख पीछे खड़ा प्रभाकर थोड़ा बेचैन हो गया। वह सीधे आगे बढ़ा, फिर अपनी ताकत बढ़ाई और अचानक कांस्य द्वार पर मुक्का मारा। धम! एक जोरदार शोर हुआ और जमीन कांप गई। कांस्य द्वार जोर से कांपने लगा और प्रभाव के स्थान को केंद्र मानकर बारीक दरारें तेजी से फैलने लगी और जल्द ही पूरे द्वार को ढक लिया। लेकिन कांस्य द्वार टूटा हुआ था, लेकिन नहीं टूटा। हाय, ये तो काफी सख्त है। प्रभाकर ने भौहें उठाईं, फिर से अपनी ताकत बढ़ाई और फिर से कांस्य द्वार पर जोरदार मुक्का मारा। धम! एक विशाल गर्जना के साथ मजबूत कांस्य द्वार आखिरकार टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे अंदर का अंधेरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। टूट गया, आखिरकार टूट गया। सीनियर प्रभाकर के लायक ही वाकई कमाल है। इस दृश्य को देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। ये कांस्य द्वार इतना मजबूत है कि इसे मार्शल आर्ट्स मास्टर के बिना तोड़ा नहीं जा सकता। अंदर जाकर देखो, नैना राय ने इशारा किया। सामने के लोग तुरंत मशालें जलाकर सावधानी से महल में चले गए। ये तथाकथित महल वास्तव में एक शाही मकबरा होना चाहिए। कोई नहीं जानता कि अंदर कौन सा जाल छिपा है। अगर गलती से कुछ छू लिया तो मौके पर ही मर सकते हैं। इस समय महल से अचानक तेज हवा चली। जहां भी तेज हवा गुजरी, धूल और मिट्टी उड़ने लगी। पहले कुछ लोगों के हाथों की मशालें स्विश की आवाज के साथ बुझ गईं। जिस पल तेज हवा टकराई, सभी ने एक तेज मछली जैसी बदबू सूंघी, जैसे सड़ी हुई मछलियों और झींगों की गंध जिनमें कीड़े पैदा हो गए हों। कितनी बदबू है! ये क्या गंध है? इतनी घिनौनी! अचानक आई बदबू ने सभी को अनायास ही अपने मुंह और नाक ढकने पर मजबूर कर दिया। इस समय विक्रम राठौड़ जैसे कुछ भाप गया। वो अचानक भौहें सिकोड़कर जोर से चिल्लाया, नहीं, खतरा है, जल्दी भागो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, महल के अंत में एक अंधेरी जगह में अचानक दो लाल लालटेन दिखाई दिए। ये दो लाल लालटेन अजीब तरह से हवा में तैर रहे थे और एक विचित्र रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। सिर्फ इसे देखने से ही लोगों को एक भयानक एहसास हो रहा था। लाल लालटेन के प्रकट होने के बाद ये बेहद तेज गति से सभी की ओर बढ़ा। साथ ही एक से की आवाज भी थी, जैसे धातु जमीन पर रगड़ रही हो, तेज और कर्कश। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। लाल लालटेन को देखने के बाद नैना राय का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और हालांकि उन्हें स्थिति नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने आदेशों के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन सभी लोग अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हट पाए थे। दो तैरती लाल लालटेन पहले ही महल के द्वार पर पहुंच गई थी। हुश! एक विशाल काला साया चमककर गुजरा। पीछे हटने में असमर्थ अंगरक्षक टीम के कई सदस्यों को काले साये ने सीधे निगल लिया और वे पूरी तरह गायब हो गए। जब काला साया रुका तो सभी लोग इसका असली चेहरा देख पाए। ये वास्तव में एक 20 से 30 मीटर लंबा विशाल काला अजगर था। इस विशाल अजगर के सिर पर एक सींग था। इसका शरीर पानी के टैंक से ज्यादा मोटा था। इसका शरीर काले स्याही जैसा था और इसके स्केल्स कवच की तरह थे। इसके अलावा इस विशाल काले अजगर के पेट के नीचे दो तेज काले पंजे थे और सभी ने पहले जो लाल लालटेन देखी थी, वो वास्तव में इस काले विशाल अजगर की आंखें थीं। इसके पेट के नीचे दो पंजे, सिर पर एक सींग, लालटेन जैसी आंखें और भयानक चेहरा। इसे अब अजगर नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक पौराणिक ड्रैगन था। ये कैसा राक्षस है? इतना विशाल कैसे हो सकता है? ड्रैगन जैसे या अजगर जैसे इस विशाल राक्षस को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरों पर हैरानी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस महल में ऐसा विचित्र जानवर छिपा है। वह विशाल शरीर, वे लाल खून जैसी आंखें, वो खूनी मुंह
और वो बेहद डरावना दबाव। सिर्फ एक नज़र डालने से ही लोग डर से कांपने लगते थे और उनकी खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। इस समय चाहे हॉथियन योद्धा हो, जनजात मास्टर हो या मार्शल आर्ट्स मास्टर प्रभाकर, सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जबरदस्त दुश्मन का सामना कर रहे हों। यहाँ तक कि भेड़ियों और बाघों का झुंड, जो इंसानों के साथ पागलों की तरह लड़ रहा था, भी अपनी हरकतें रोक नहीं पाया। ड्रैगन की सांस से डरकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये खून की दमन और जैविक वृत्ति से आने वाला डर था। नल, काला ड्रैगन ने आकाश की ओर देखकर गर्जना की और उसके सिर के पीछे हड्डी के कांटों की एक पंक्ति अचानक खड़ी हो गई। एक पल में तेज हवाएं चलीं, रेत और पत्थर उड़ने लगे। उसके शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा। आसपास के दर्जनों विशाल भेड़िए चीखते हुए मौके पर ही ढह गए। उनके मलमूत्र बहने लगे। यहाँ तक कि सिल्वर वुल्फ किंग ने भी अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबा लिया, कांपते हुए चीख रहा था। लाल उत्परिवर्ती बाघ के लिए वह जैसे ही अपने प्राकृतिक शत्रु से मिला, मुड़कर भाग गया। एक पल में उसका कोई निशान नहीं बचा। जानवरों का भव्य राजा इतना डर गया कि वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि मानव योद्धाओं की संवेदना विचित्र जानवरों जितनी तेज नहीं थी, फिर भी उनके दिमाग कांप रहे थे और वे घबराए हुए थे। काले ड्रैगन का दबाव बहुत ज्यादा था। उसका विशाल शरीर ट्रेन जैसा दिखता था। हद है, ये राक्षस बहुत ताकतवर लगता है। अब क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? ये राक्षस महल के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा है। अगर खजाना चुराना है तो इसे मारना होगा। आप लोग नायक, सब मिलकर आओ। जो डरपोक है वह नालायक है। हालांकि काला ड्रैगन बहुत डरावना दिखता था, हितों की प्रवृत्ति के कारण सभी ने जल्दी ही अपनी लड़ाई की इच्छा बढ़ाई। हर कोई तैयार हो रहा था और कार्रवाई करने को तैयार था। लेकिन भले ही सभी जोर जोर से चिल्लाए, कोई भी पहले जाने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार उन्हें अभी भी नहीं पता था कि काले ड्रैगन की ताकत क्या है। एकमात्र निश्चित बात ये थी कि यह काला ड्रैगन पहले के उत्परिवर्ती बाघ से ज्यादा ताकतवर था। सीनियर प्रभाकर, आप मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं और सबसे ताकतवर हैं। क्यों न आप पहले जाए और हमें आजमाने दें? एक ग्रे कपड़ों वाला आदमी अचानक बोला। सामान्य योद्धाओं का आगे बढ़ना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। इसके लिए प्रभाकर जैसे ताकतवर व्यक्ति की जरूरत थी। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? प्रभाकर ने अपनी आंखें सिकोड़ी, थोड़ा नाराज दिखते हुए। जूनियर्स की हिम्मत नहीं। ग्रे कपड़ों वाला आदमी माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जूनियर को बस लगता है कि आपके कार्रवाई करने से ये ज्यादा सुरक्षित है। एक बार काम हो जाए तो आप पहले नंबर पर होंगे। आप खजाने को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हमें बस कुछ सूप छोड़ दें। तुम वाकई मुझे मनाने में माहिर हो। 2 शब्दों के साथ तुमने मुझे आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डालने को कहा। क्या शानदार योजना है, प्रभाकर ने उदास चेहरा बनाकर कहा। उसे कभी भी आदेश लेना पसंद नहीं था, खास तौर पर लूटा जाना। इस लड़के के बुरे इरादे थे, तो स्वाभाविक रूप से वो अगुवाई करने के लिए कहा जाने पर खास तौर पर नाखुश था। सीनियर प्रभाकर ने गलत समझा। मैं सिर्फ, ग्रे कपड़ों वाले आदमी ने बोलना खत्म नहीं किया था कि महल के द्वार की रखवाली कर रहा काला ड्रैगन जैसे अपना धैर्य खो बैठा और फिर से गर्जना की। नल, गर्जना के बाद काला ड्रैगन अचानक हिल गया। उसकी लंबी पूंछ एक तरफ लहराई। हुश! एक काला साया चमककर गुजरा। चकमा न दे पाने वाले 2 योद्धाओं को काले ड्रैगन की पूंछ ने सीधे टक्कर मारी, जिसके बाद 2 बैंग बैंग धमाके हुए। 2 योद्धाओं के शरीर अचानक गुब्बारों की तरह फट गए, जो सिर के ऊपर से फूल गए थे और मांस और खून में बदलकर चारों ओर बिखर गए। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी लोग अवाक रह गए। अभी अभी फटकर मरे 2 योद्धा जियांगो में प्रसिद्ध थे और पहले से ही मास्टर्स माने जाते थे। लेकिन काले ड्रैगन ने सिर्फ एक झटके में 2 ताकतवर योद्धाओं को फटने तक मार डाला। ये बहुत डरावना है।
पहले कार्रवाई करने को तैयार कुछ योद्धाओं ने इस दृश्य को देखा और उनके दिल ठंडे पड़ गए। क्या वे वाकई इतने ताकतवर राक्षस से लड़ सकते हैं? सभी को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना काले ड्रैगन की लंबी पूंछ फिर से जोर से लहराई, जैसे एक विशाल चाबुक दाईं ओर के 3 योद्धाओं पर जोरदार प्रहार किया। बैंग, बैंग, बैंग। सिर्फ 3 धमाके सुनाई दिए और 3 योद्धा मौके पर ही फट गए। कोई हड्डी नहीं बची। बिखरा हुआ मांस और खून बारिश की तरह 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर गिरा। अच्छा मौका, कार्रवाई करो। काले ड्रैगन के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर जियाओयाओ सेक्ट के शिष्यों का एक समूह तुरंत मौके पर आ गया और उस पर धोखे से हमला किया। तरह तरह के छिपे हथियार और जहर काले ड्रैगन पर मुफ्त में फेंके गए। देखते हैं अब तुम मरते हो कि नहीं। जियाओयाओ सेक्ट के शिष्य चुपके से खुश हुए। अगर चोरी छिपे हमला सफल रहा तो उनके जादुई हथियारों के साथ काला ड्रैगन मरेगा नहीं। क्रैक, बस एक तेज आवाज सुनी गई। जियाओयाओ सेक्ट के शिष्यों के सभी हमले काले ड्रैगन के स्केल्स पर लगे और सिर्फ चिंगारियां बिखरीं। गंभीर चोट की तो बात ही छोड़ो, एक निशान भी नहीं छूटा। वे स्केल्स खजाने के कवच से भी ज्यादा सख्त थे और बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते थे। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी जियाओयाओ सेक्ट के शिष्य अवाक रह गए और अविश्वास में देखने लगे। नहीं, भागो! अग्रणी सीनियर भाई अचानक पूरे शरीर में कांप गया और एक ठंड पैरों की तलवों से माथे तक दौड़ गई। ऊपर देखने पर उसे काले ड्रैगन की लाल और हिंसक आंखें दिखीं। बड़े भाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और सोचने का समय मिलने से पहले वह मुड़कर भाग गया। नल, काले ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह खोला और एक काली लौ का गोला अचानक बाहर निकला, जिसने सभी जियाओयाओ सेक्ट के शिष्यों को सीधे निगल लिया। ये काली लौ बेहद क्रूर और दबंग थी। जहां से गुजरी वहां सब कुछ नष्ट हो गया, कोई घास भी नहीं बची। आह! चीखों के साथ काली लपटों में लिपटे सभी योद्धा जमीन पर गिर गए। सिर्फ कुछ सांसों में वे पूरी तरह राख में जल गए, कोई हड्डी भी नहीं बची। काले ड्रैगन ने बस एक बार आग उगली और जियाओयाओ सेक्ट के 10 से ज्यादा शिष्य मौके पर ही मारे गए, कोई हड्डी भी नहीं बची। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हर एक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। डर से भरे हुए वे सभी जियाओयाओ सेक्ट के शिष्यों की ताकत जानते थे। हालांकि वे रोमिंग ड्रैगन सेक्ट जैसे शीर्ष ताकतों के बराबर नहीं थे, फिर भी वे जियांगहू में सर्वश्रेष्ठ में से थे। 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमला किया और तरह तरह के तरीके अपनाए। न सिर्फ उन्होंने काले ड्रैगन को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि काले ड्रैगन ने उन्हें पूरी तरह जला दिया। ऐसा दृश्य वाकई बहुत डरावना था। अगर जियाओयाओ सेक्ट के शिष्य भी उसका सामना करते ही मर गए, तो बाकी ताकतों का क्या हाल होगा? ये कैसा राक्षस है? ये तो आग उगल सकता है। कैसी अजीब आग है, सिर्फ एक सांस में लोगों को राख कर देती है। बहुत डरावना। जमीन पर बिखरी काली राख को देखकर सभी लोग बेचैन हो गए। वे सभी ने दूरी बनाई और पीछे हट गए, डरते हुए कि कहीं वे भी उसमें शामिल न हो जाए। इससे पहले जिन राक्षसों का सामना हुआ, वे ज्यादातर अपने मजबूत शरीर पर निर्भर थे, लेकिन सामने वाला काला ड्रैगन आग उगल सकता था और उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। वाकई अप्रत्याशित। सिर्फ यही बात ये साबित करने के लिए काफी थी कि काला ड्रैगन असाधारण है। एक समय के लिए ज्यादातर लोगों ने हार मान ली। हालांकि खजाना बहुत लुभावना था, काले ड्रैगन के रास्ता रोकने के साथ उनके पास कोई मौका नहीं था। अगर जिद की तो बस अपनी जान जोखिम में डालेंगे। पहले पीछे हटो। जियाओयाओ सेक्ट के उदाहरण के साथ सभी ताकतें तेजी से पीछे हटने लगी। काले ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। कितने कचरे लोग! मुझे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। डरे हुए लोगों को देखकर प्रभाकर ने हल्का सा तंज कसा और आखिरकार खड़ा हो गया। उसकी मूल योजना मछुआरे की तरह लाभ उठाने की थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि विभिन्न सेक्ट्स के शिष्य इतने नाकारा होंगे और कोई भी लड़ नहीं पाया।
अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। बुरा जानवर, पीछे मुड़। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। प्रभाकर ने जोर से सांस छोड़ी और एक शक्तिशाली सांस तुरंत फट पड़ी। एक पल में तेज हवाएं चीखने लगी और पत्थर उड़ने लगे। ग्रैंड मास्टर का एक अदृश्य दबाव ने सभी पीछे हट रही ताकतों को रुकने और एक तरफ देखने के लिए आकर्षित किया। ये शेरोन ड्रैगन प्रभाकर है। वे कार्रवाई करने वाले हैं। शानदार। सीनियर प्रभाकर के यहाँ होने से ये जानवर निश्चित रूप से कोई बड़ा तूफान नहीं ला पाएगा। सब लोग इंतजार करें और देखें क्या होता है। जब सीनियर प्रभाकर उस बुरे जानवर को संभाल लेंगे, हम अंदर जाकर खजाना तलाश सकते हैं। प्रभाकर का प्रकट होना सभी के उत्साह को बढ़ा गया। हालांकि वे सभी खास लोग हैं, ज्यादातर हॉथियन और जनजात कौशल के स्तर पर है। कुछ ही लोग आधे कदम मास्टर के स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि आधे कदम का मास्टर भी सच्चे मार्शल आर्ट्स मास्टर से बहुत दूर है। जैसा कि कहावत है, मास्टर के नीचे सब चींटियां है। जिन राक्षसों से वे नहीं निपट सकते, वे मार्शल आर्ट्स मास्टर के सामने जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। तो प्रभाकर को कार्रवाई करते देख उन्होंने अपनी उम्मीदें फिर से जगा दी। अगर प्रभाकर काले ड्रैगन को संभाल लेता है, तो वे कम से कम कुछ हिस्सा तो पा ही सकते हैं। नल। प्रभाकर की सांस का फटना जल्दी ही काले ड्रैगन का ध्यान आकर्षित कर गया। उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक लंबी काली लौ तुरंत बाहर निकली, प्रभाकर की ओर जबरदस्त ढंग से लुढ़कती हुई। छोटी मोटी चाल। उफनती काली लपटों का सामना करते हुए प्रभाकर बिल्कुल नहीं डरा और उसने एक जोरदार हथेली से प्रहार किया। एक विशाल सफेद हथेली का साया तेज हथेली की हवा के साथ अचानक काली लपटों पर दब गया। जिस पल हथेली का साया लौ को छुआ, सिर्फ एक धम की आवाज हुई, ऊर्जा फट पड़ी और चिंगारियां बिखर गई। काले ड्रैगन द्वारा उगली गई काली लपटें प्रभाकर ने एक हथेली से हरा दी। सीनियर प्रभाकर के लायक ही वाकई ताकतवर है। क्या यही मार्शल आर्ट्स मास्टर की ताकत है? वाकई आंखें खोल देने वाली। सीनियर प्रभाकर शक्तिशाली है। प्रभाकर को आसानी से काले ड्रैगन के हमले को रोकते देख दर्शकों की आंखें चमक उठीं और वे उत्साह से चिल्लाए। उन्होंने अभी देखा था कि काला ड्रैगन कितना ताकतवर था। यहाँ मौजूद हर कोई इसका शत्रु था और जो भी इसे छूता वह मर जाता। सिर्फ प्रभाकर ही इसका सीधे सामना कर सकता था और काले ड्रैगन के हमले को हरा सकता था। यही सामान्य योद्धाओं और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के बीच का अंतर है। नल। जैसे उकसाया गया हो, काले ड्रैगन ने फिर से एक काली लौ का गोला उगला। ये काली लौ पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली थी। पहली नजर में यह एक काले आग के ड्रैगन जैसी दिखती थी। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। प्रभाकर ने समय बर्बाद नहीं किया। लपटों से बचते हुए वो पहले ही इसके करीब पहुंच गया था। उसने अपनी आंखों से काले ड्रैगन की रक्षा को देखा था। सामान्य हमले के तरीके इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके लिए हाथापाई करनी होगी और मास्टर की ऊर्जा को हथियार में इकट्ठा करके इसकी रक्षा को तोड़ना होगा। प्रभाकर को आगे बढ़ते देख काले ड्रैगन ने आग उगलना बंद कर दिया और अचानक अपनी लंबी पूंछ लहराई, जो एक काले बिजली में बदलकर जोर से चाबुक की तरह मारी। मरने की चाह। प्रभाकर का चेहरा क्रूर हो गया और उसने तेजी से अपनी तलवारों को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा, काले ड्रैगन की पूंछ पर काटते हुए। इस काटने की ताकत के साथ प्रभाकर ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। अपनी पूरी गैंग ची डाल दी। उसके हाथों की 2 तलवारें लाल और गर्म चमकने लगीं और उनकी मारक क्षमता हैरान करने वाली थी। प्रभाकर की 2 तलवारें काले ड्रैगन की पूंछ पर जोर से लगीं, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, 2 टुकड़ों में कटने की बजाय उसकी तलवार काले ड्रैगन के स्केल्स पर लगते ही क्लैंग की आवाज के साथ सीधे टूट गई। क्या? प्रभाकर का चेहरा बुरी तरह बदल गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, काले ड्रैगन की लंबी पूंछ पहले से ही उसकी छाती पर पूरी ताकत से लगी। धम। एक धीमी आवाज हुई
प्रभाकर का पूरा शरीर जैसे रेत का बोरा हो, तुरंत दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और फिर जमीन पर जोर से गिरा। खून उलट रहा था। एक पल के लिए पूरा दर्शक समूह अवाक रह गया। खांस। प्रभाकर जमीन पर लेटा, जोर से खांस रहा था और खून उलट रहा था। इस समय उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें डर से भरी थीं और उसके शरीर की सारी हड्डियां जैसे टूट गई हों। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काला ड्रैगन इतना ताकतवर हो सकता है। एक पूंछ का झटका उस पर पहाड़ की तरह भारी पड़ा और उसे सीधे गंभीर चोट पहुंचाई। और जब उसकी तलवार काले ड्रैगन पर लगी तो उसने सिर्फ कुछ खरोंचें पैदा की। काले ड्रैगन की शारीरिक ताकत और रक्षात्मक मजबूती बस अविश्वसनीय थी। हाय भगवान! सीनियर प्रभाकर को उड़ा दिया गया? क्या मैंने गलत देखा? कैसे संभव है? सीनियर प्रभाकर एक भव्य मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं, जिनकी ताकत अथाह है। वे इस राक्षस के हमले को भी क्यों नहीं रोक पाए? बुरा हुआ, बुरा हुआ। यहाँ तक कि सीनियर प्रभाकर भी इस काले ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए। कौन इसका सामना कर सकता है? प्रभाकर को गंभीर रूप से घायल और खून उलटते देख सभी लोग डर गए। सभी अवाक रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास भरा था। तुम्हें पता है, प्रभाकर मशहूर डेजर्ट ड्रैगन है, दक्षिण पश्चिम के 5 सबसे ताकतवर लोगों में से एक और एक पौराणिक मार्शल आर्ट्स मास्टर। सामान्य रूप से अगर प्रभाकर कार्रवाई करते हैं तो उन्हें आसानी से काले ड्रैगन को हरा देना चाहिए था, लेकिन सामने की स्थिति सभी की उम्मीदों से परे थी। दोनों पक्षों के सीधे टकराव में प्रभाकर न सिर्फ कोई फायदा नहीं ले पाए, बल्कि काले ड्रैगन ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो वाकई अविश्वसनीय है। समस्या ये है कि प्रभाकर उनके बीच सबसे ताकतवर था। अगर प्रभाकर भी काले ड्रैगन को नहीं हरा सका, तो क्या वे और भी ज्यादा कमजोर नहीं होंगे? अब क्या करें? अब क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? अपनी जान बचाओ। थोड़ी देर की उलझन के बाद सभी लोग जल्दी ही होश में आए। वे बिल्कुल रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और भाग गए। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स मास्टर भी हार गया। उनके पास जान बचाकर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हद है, मैं बहुत अनिच्छुक हूँ। हम खजाने को पाने से बस थोड़ा सा दूर थे। गगनेश ने दूर से विशाल काले ड्रैगन को देखा। मुंह में गालियां दे रहा था और उसकी आंखों में पूरी अनिच्छा थी। भाई गगनेश, हम हरे पहाड़ छोड़ सकते हैं, हमें जलावन की कमी की चिंता नहीं। हम इस राक्षस से नहीं निपट सकते। बेहतर होगा कि मास्टर्स के सेक्ट्स के आने का इंतजार करें और इसे एक साथ मारें। आवेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गंभीर दिखा। प्रभाकर की हार हालांकि चौंकाने वाली थी, लेकिन बुरी बात नहीं थी। कम से कम अंदर के ज्यादातर खजाने प्रभाकर द्वारा नहीं लिए जाएंगे। जब रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के मास्टर्स आएंगे, तो ये उनका घरेलू मैदान होगा। चाहे काला ड्रैगन कितना भी ताकतवर हो, वह आखिरकार एक जानवर ही है। वह एक मार्शल आर्ट्स मास्टर से निपट सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह 2 या 3 से निपट सकता है। इसके अलावा रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के पास कई आधे कदम के मास्टर्स और विभिन्न अजीब फॉर्मेशंस भी है। एक बार इसका उपयोग हुआ तो काले ड्रैगन को मारना कोई समस्या नहीं होगी। हद है, ये काला ड्रैगन बहुत ताकतवर है। लोकेश ने दांत पीसे और ठंडा पसीना छूटने लगा। मिस नैना, जल्दी पीछे हटो, वरना अगर हम लड़ते रहे तो हम सब खत्म हो सकते हैं। हाँ, मिस नैना। जब काला ड्रैगन प्रभाकर को आकर्षित कर रहा है, तब अपनी जान बचाकर भागो, वरना अंजाम भयानक होगा। करणवीर भी घबराया हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये काला ड्रैगन मार्शल आर्ट्स मास्टर से ज्यादा ताकतवर होगा। इस तरह से कैसे लड़ा जा सकता है? हम यहाँ तक आ चुके हैं, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। नैना राय का चेहरा ठंडा था। मिस नैना, बेवकूफी मत करो, तुम्हारी जान दांव पर है। लोकेश थोड़ा बेचैन था। सही कहा, अगर अच्छा इंसान नुकसान नहीं उठाता तो नहीं जाने पर मर जाएगा। करणवीर ने सहमति जताई। जिस पल उन्होंने प्रभाकर की हार देखी,
वे डर गए और उनके पास प्रतिरोध का कोई विचार नहीं था। हालांकि ये काला ड्रैगन ताकतवर है, लेकिन इसे निपटाना असंभव नहीं है। नैना राय ने अचानक विक्रम राठौड़ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, विक्रम, अब तुम्हारी बारी है कार्रवाई करने की। ठीक है, तुम मुझे इस बुरे जानवर से मिलने दो। विक्रम राठौड़ ने ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड निकाली और धीरे धीरे काले ड्रैगन की ओर चला। उसने अपनी ताकत छिपाई थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि यह नैना राय की योजना को प्रभावित करेगा। अब जब दूसरी पार्टी ने बोल दिया, तो उसके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। भाई विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? इस दृश्य को देखकर लोकेश का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी कहा, वह काला ड्रैगन बेहद डरावना है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि सीनियर प्रभाकर भी हार गए। अगर तुम वहां गए तो क्या तुम अपनी मौत को बुलावा नहीं दे रहे? इस समय जब बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, तो सक्रिय रूप से शामिल होना मूर्खता से अलग नहीं है। भाई लोकेश, घबराओ मत, ये बस एक छोटा सा सांप है। मैंने इसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। विक्रम राठौड़ ने मुड़कर हल्के से मुस्कुराया। तुम, क्या तुम पागल हो? जल्दी वापस आओ। लोकेश इतना डर गया कि उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये छोटा सा सांप है? ये साफ तौर पर एक विशाल ड्रैगन है। जो लोग जीना मरना नहीं जानते, वाकई में कोई आत्म जागरूकता नहीं है। करणवीर ने ठंडा सा तंज कसा, मरने की नजर से देखते हुए। इस समय दिखावा करने की कोशिश करना बस मूर्खता है। दूसरा पक्ष क्या सचमुच ये नहीं सोचता कि वह मार्शल आर्ट्स मास्टर प्रभाकर से ज्यादा ताकतवर है? हाय, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। विक्रम राठौड़ ने एक हाथ में तलवार पकड़ी और सामने काले ड्रैगन पर जोर से चिल्लाया। आवाज जोरदार थी और पूरे आकाश में गूंज उठी, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर गई। हद है, ये लड़का कौन है? उसे अपनी जान बचाने का नहीं पता। इसके बजाय वह काले ड्रैगन की ओर चला। इतना बहादुर है? मुझे लगता है कि ये एक मूर्ख जवान है जो जीना मरना नहीं जानता। वैसे भी वो ज्यादा समय तक नहीं जिएगा। कमाल है, मैं तुम्हें एक मर्द के रूप में सम्मान देता हूँ। विक्रम राठौड़ को काले ड्रैगन की ओर चलते देख सभी लोग बातें करने लगे और बेहद हैरान थे। सभी ने प्रभाकर का हश्र देखा था। वे वाकई नहीं समझ पा रहे थे कि इस समय भी कोई काले ड्रैगन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। काले ड्रैगन ने लाल सांप की जीभ निगली, धीरे धीरे मुड़ा और लालटेन जैसी आंखों से विक्रम राठौड़ को घूरा। ठंडी और हिंसक, और साथ ही थोड़ा संदेह। उसे जैसे थोड़ा उलझन हो रही थी। सामने ये चींटी जैसा अस्तित्व उसका सामना करने की हिम्मत कैसे करता है? नल, बिना किसी हिचकिचाहट के काले ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह खोला और गर्म काली लपटों की एक धारा निकली, जो सीधे विक्रम राठौड़ को निगल गई। धम! काले ड्रैगन द्वारा उगली गई काली लपटें एक लंबे काले ड्रैगन की तरह थीं, जो पलक झपकते ही विक्रम राठौड़ को निगल गई। इसके कुछ मीटर के दायरे में नदी का तल तेजी से सूख गया और दरार पड़ गई, जिससे एक जला हुआ काला निशान रह गया। खत्म! इस दृश्य को देखकर कई लोग सिर हिलाने लगे। यकीन हो गया कि विक्रम राठौड़ निश्चित रूप से मर जाएगा। वे सभी साफ तौर पर देख सकते थे कि काले ड्रैगन की लपटें कितनी ताकतवर थीं। यहाँ तक कि एक जन्मजात मास्टर भी अगर लपटों में लिपट गया तो तुरंत राख हो जाएगा। विक्रम राठौड़ ने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, और इस तरह लपटों का सामना किया। क्या वह मौत की तलाश में नहीं था? इस लड़के में ताकत तो नहीं, लेकिन दिखावा करना पसंद है। वाकई जीने मरने की परवाह नहीं। करणवीर ने चुपके से तंज कसा। उसे जैसे पहले से उम्मीद थी कि विक्रम राठौड़ लपटों में जलकर राख हो जाएगा। खत्म, खत्म! भाई विक्रम अब मर गए। लोकेश ने आह भरी और सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। विक्रम राठौड़ की ताकत वाकई काफी अच्छी थी, यहाँ तक कि गगनेश से भी बेहतर। लेकिन समस्या ये थी कि सामने वाला काला ड्रैगन मार्शल आर्ट्स मास्टर की ताकत रखता था। यहाँ तक कि सीनियर प्रभाकर भी एक झटके में गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर विक्रम राठौड़ का क्या हाल होगा?
अब देखते हैं कि तुम जिंदा हो या नहीं। दूसरी तरफ गगनेश ने लपटों में खड़ी आकृति को देखा और तंज कसते हुए हंसा। विक्रम राठौड़ के हाथों हारना उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। वह बदला लेने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की मजबूत ताकत और कई सहायकों के कारण उसे कभी मौका नहीं मिला। अब अच्छा हुआ कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा पक्ष खुद आग के गड्ढे में कूद गया। तुम्हें नहीं पता आकाश कितना ऊंचा है। अब देखते हैं कि तुम जिंदा हो या नहीं। आवेश ने तंज कसा। खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे पहले से ही विक्रम राठौड़ पसंद नहीं था, और अब उसे मरते देख वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। ये लड़का वाकई एक नवजात बछड़ा है जो बाघ से नहीं डरता। प्रभाकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, डरा हुआ दिख रहा था। सौभाग्य से विक्रम राठौड़ ने उसके लिए काले ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया, वरना अभी जो आग का गोला निकला वो उसे मर देता। काले ड्रैगन की लपटें कई सेकंड तक उगलने के बाद रुकीं। जब धूल बैठी तो एक हैरान करने वाला दृश्य हुआ। लपटों में लिपटे विक्रम राठौड़ न सिर्फ ठीक थे, बल्कि वास्तव में स्थिर खड़े थे। वास्तव में उनका पूरा शरीर साफ था और कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये क्या हो रहा है? ये लड़का मर नहीं गया? न सिर्फ मर नहीं गया, बल्कि उसके कपड़े भी फटे नहीं। ये अविश्वसनीय है। क्या मैंने सही देखा? इस लड़के ने ये कैसे किया? विक्रम राठौर को सही सलामत देखकर सभी लोग अविश्वास में आंखें फाड़कर देखने लगे। ये वो आग थी जो स्टील को भी पिघला सकती थी, और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी अपने शरीर से इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये लड़का विक्रम राठौड़ बिना किसी नुकसान के बच गया। ये अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई विशेष कौशल हो? इस पल में न सिर्फ सभी ताकतें हैरान थीं, बल्कि आग उगलने वाला काला ड्रैगन भी एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इंसान उसकी लपटों का सामना कर सकता है और मरे नहीं। एक बार नहीं मरे, ठीक है, तो मैं फिर से करता हूँ। नल काले ड्रैगन का पेट फूला, और फिर उसने और ज्यादा मजबूत और तीव्र काली लौ उगली। लपटें सीधे 10 मीटर से ज्यादा तक फैल गई, जैसे सुनामी। तुरंत विक्रम राठौर को डुबो दिया। गर्म काली आग आकाश में उछली, आसपास के क्षेत्र को एक अजीब रंग से ढक दिया। अब तो मर गए ना? सभी लोग गौर से देख रहे थे, कुछ उम्मीद के साथ। इस बार काले ड्रैगन द्वारा उगली गई लपटें बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रही थी और 3 फीट ऊंची जल रही थी। इसका कोई बचाव नहीं था और छिपने का भी कोई रास्ता नहीं था। टा टा टा। इस समय हल्की पच्चाप की आवाज आई। सभी की अविश्वसनीय नजरों में विक्रम राठौड़ लपटों से बिना किसी नुकसान के बाहर निकला। आंगन में आराम से टहलते हुए, हवा हल्की और बादल हल्के। वो नजर बिल्कुल किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने वाली नहीं थी, बल्कि ज्यादा टहलने जैसी थी। कैसे संभव है? ये लड़का आग से नहीं डरता? सभी लोग फिर से हैरान हो गए। उन्हें शुरू में लगा था कि विक्रम राठौड़ भाग्यशाली था कि वह बच गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष लपटों से बिल्कुल नहीं डरता था। इस लड़के ने ये कैसे किया? क्या उसके पास कोई आत्मरक्षा वाला खजाना नहीं है? तुम्हें आग उगलने में महारत है, और इस्तेमाल करो। फिर भी मेरे सिर का एक बाल नहीं बिगाड़ सकते। विक्रम राठौड़ बोलते हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल में कोई रुकावट नहीं थी। वह मुद्रा ऐसी थी जैसे वह काले ड्रैगन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा हो। नल काला ड्रैगन गुस्से में आ गया और विक्रम राठौड़ पर गर्जना की, लेकिन इस बार उसने फिर से आग नहीं उगली। इसके बजाय उसने अपनी लंबी पूंछ लहराई और विक्रम राठौड़ की ओर लाखों किलो की ताकत के साथ चाबुक की तरह मारी। हुश! काला ड्रैगन बहुत तेज था और उसकी लंबी पूंछ लाखों किलो की ताकत लेकर लहराई। जहां से गुजरी वहां सब कुछ नष्ट हो गया और इसे रोका नहीं जा सकता था। विक्रम राठौड़ की आंखें ठंडी हो गईं और वह अचानक हवा में उछला। ड्रैगन की पूंछ के झटके से बचते हुए उसने पीछे की ओर तलवार बनाई। ड्रैगन की पूंछ को सटीक और तेजी से भेदा,
और फिर तलवार की नोक को जमीन में डाला। विक्रम राठौर की विशाल ताकत के तहत काले ड्रैगन की पूरी पूंछ सीधे जमीन में कील ठोंक दी गई, हिल नहीं पा रही थी। तलवार की धार ने मांस और खून को हिलाया, जिससे बड़ी मात्रा में खून निकलने लगा। दर्द ने काले ड्रैगन को चीखने और जोर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूंछ का प्रहार, जिस पर उसे इतना गर्व था, इतनी आसानी से तोड़ा जाएगा। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी लोग अवाक रह गए और अविश्वास में थे। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, तीव्र दर्द में काले ड्रैगन ने एक और हमला शुरू किया। नल, काला ड्रैगन इतना गुस्से में था कि उसके सिर के पीछे के कांटे खड़े हो गए। इसके बाद काले ड्रैगन का विशाल शरीर अचानक पीछे खींचा गया, जैसे एक पूरी तरह खींची गई धनुष, पूरी ताकत के साथ। हुश! अगले सेकंड काले ड्रैगन का ऊपरी शरीर तीर की तरह बाहर निकला, अविश्वसनीय रूप से तेज। साथ ही काले ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोला और विक्रम राठौड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट लिया। वह विक्रम राठौड़ को एक ही बार में निगलने जा रहा था। बेवकूफी भरा काम। विक्रम राठौड़ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड निकाली और एक हाथ से आगे की ओर लहराया। हुश! एक काला तलवार का प्रकाश बिजली की तरह निकला, सीधे काले ड्रैगन के 7 इंच को भेद गया और फिर बेहद तेज गति से आकाश में गायब हो गया। तलवार के प्रकाश के चमकने के बाद काले ड्रैगन का शरीर अचानक रुक गया, जैसे जम गया हो। कुछ सेकंड बाद एक हल्की हवा चली। काले ड्रैगन का सिर क्लिक की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। खून जोर से उछलने लगा। जब विक्रम राठौड़ ने तलवार निकाली और काले ड्रैगन का सिर काट दिया, पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वास्तव में काले ड्रैगन का सिर जमीन पर गिरने के बाद भी वह दांत दिखा रहा था, जैसे वह लोगों को खाना चाहता हो। उसे समस्या की गंभीरता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जब तक उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, तब तक उसे एहसास हुआ कि उसका सिर और शरीर अलग हो चुके थे। अभी क्या हुआ? सामने वाला ये छोटा सा इंसान उसका सिर कैसे काट सकता है? ये शाही परिवार द्वारा पूजा गया एक पवित्र प्राणी है। सैकड़ों सालों की साधना के बाद ये पहले से ही सभी चीजों के शीर्ष पर चढ़ चुका है। कुछ भी इसे नहीं रोक सकता और सभी जीवित प्राणी इसके भोजन होने चाहिए। उसे समझ नहीं आया कि वह एक इंसान के हाथों कैसे मर गया। धम! काले ड्रैगन का विशाल शरीर कुछ बार मरोड़ने और कांपने के बाद आखिरकार जमीन पर गिर गया। उछलता हुआ खून जल्दी ही दर्जनों मीटर के दायरे को लाल कर गया। मर गया? काले ड्रैगन को शरीर से अलग होते देख सभी लोग डर गए। सभी अवाक रह गए और अविश्वास में थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम राठौड़ सिर्फ एक तलवार से काले ड्रैगन को मार सकता है। तुम्हें पता है, ये एक ताकतवर जानवर है जिसे मार्शल आर्ट्स मास्टर प्रभाकर भी नहीं संभाल पाए। एक अनजान लड़के में इतनी तानाशाही ताकत कैसे हो सकती थी? नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। करणवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो लगातार सिर हिलाता रहा, सामने के परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ। उसने कभी विक्रम राठौड़ को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक ढोंगी है। इसके अलावा नैना राय के कारण वह विक्रम राठौड़ के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था। शुरू में उसने तो हत्या करके चुप कराने की भी सोची थी, लेकिन उसे वाकई नहीं लगा था कि विक्रम राठौड़ जैसे सुंदर लड़के में इतनी ताकत होगी। उसे डराने वाली क्या मैंने गलत देखा? काला ड्रैगन वास्तव में मर गया और वह विक्रम राठौड़ के हाथों मरा? आवेश अवाक रह गया और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अभी साफ तौर पर काले ड्रैगन की ताकत देखी थी। सैकड़ों लोग काले ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि डेजर्ट ड्रैगन के नाम से मशहूर प्रभाकर भी काले ड्रैगन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे डरावने जानवर से बच निकलना भगवान की कृपा है और इसे मारना तो जैसे आकाश पर चढ़ने जितना मुश्किल है। लेकिन संयोग से विक्रम राठौड़ ने ये कर दिखाया।
एक युवा लड़के, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, ने अकेले ही क्रूर काले ड्रैगन को मार डाला। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो विश्वास नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? काला ड्रैगन, जिसे सीनियर प्रभाकर भी नहीं हरा पाए, इस लड़के ने उसका सिर काट दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है? गगनेश के चेहरे पर भय था और ठंडा पसीना छूट रहा था। काला ड्रैगन प्रभाकर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन विक्रम राठौड़ के हाथों मर गया। ये इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि विक्रम राठौड़ प्रभाकर से ज्यादा ताकतवर है। दूसरे शब्दों में, विक्रम राठौड़ इतनी कम उम्र में पहले से ही एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। 20 साल की उम्र में एक युवा ग्रैंड मास्टर, पूरे दक्षिण पश्चिम में वह कोई और नहीं ढूंढ सकता। हद है। ये लड़का कहाँ से आया? गगनेश अनायास काँप उठा जब उसने सोचा कि वो पहले विक्रम राठौड़ के लिए परेशानी पैदा करने की योजना बना रहा था। अगर उसने वाकई में दूसरे पक्ष को गुस्सा दिला दिया होता तो शायद वो मार डाला गया होता। ये लड़का वाकई अपनी ताकत छिपा रहा है। प्रभाकर ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा गंभीर था। वह अभी काले ड्रैगन के एक झटके से गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसने दुश्मन को कम आंका था, फिर भी अगर वो पूरी ताकत से जाता तो जीत की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन विक्रम राठौड़ ने सिर्फ एक तलवार के झटके से क्रूर काले ड्रैगन को हरा दिया। ताकत अनसुनी थी। लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी इतना युवा है, जो सबसे डरावनी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही है? जैसे कुछ सोचकर प्रभाकर की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी सांस तेज हो गई। विक्रम राठौड़ ने अभी जो तलवार का प्रकाश निकाला था, वह लगभग वही था जो कल रात सुनहरे पेड़ की लताओं को काटने वाली काली तलवार के प्रकाश से था। दूसरे शब्दों में, कल रात चुपके से मदद करने वाला सीनियर विक्रम राठौड़ था। इस विचार के साथ प्रभाकर का दिल कांप उठा। कल रात उसने अनुमान लगाया था कि उस सीनियर की ताकत ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रम राठौड़ एक छिपा हुआ ग्रेट मास्टर हो? लेकिन कैसे हो सकता है? उसकी उम्र को देखते हुए वो 30 साल से कम का है। ये कैसा राक्षस है? हद है। भाई विक्रम वाकई इतने शानदार हैं? थोड़ी देर अवाक रहने के बाद लोकेश सीधे उछल पड़ा, बेहद उत्साहित दिख रहा था। जब विक्रम राठौड़ काले ड्रैगन की ओर चला, उसे लगा था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से मर जाएगा। नहीं सोचा था कि कुछ राउंड के बाद बेहद ताकतवर काला ड्रैगन विक्रम राठौड़ की एक तलवार से मर गया। पहले और बाद के अंतर ने उसके दिमाग को कुछ देर के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया। यार, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने शानदार हो तो मैं इतने समय तक चिंता क्यों करता? ग्रैंड मास्टर, वो वास्तव में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। अवीला ने हैरानी में अपना मुंह ढक लिया। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थी। हैरानी और आश्चर्य था, लेकिन ज्यादा उत्साह और खुशी, जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। इतना हैंडसम और इतना ताकतवर, इस तरह के युवा प्रतिभाएं बहुत दुर्लभ है। उसे मौका जरूर पकड़ना होगा, भले ही गोल्डन ब्लेड सेक्ट के साथ रिश्ता टूट जाए। हालांकि गोल्डन ब्लेड सेक्ट में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, वो पहले से ही 50 साल से ऊपर है। दूसरी ओर विक्रम राठौड़ सिर्फ 20 साल का है। उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित है। कौन बेहतर है और कौन कम, वो स्वाभाविक रूप से साफ तौर पर जानती है। प्रतिभा की सूची में शीर्ष पर होने के लायक। वाकई कमाल है। नैना राय ने अपने होंठ हल्के से मोड़े। इतना ताकतवर अंगरक्षक होने से उसे सुकून महसूस हुआ। इस पल में विक्रम राठौड़ तलवार के साथ खड़ा था, शानदार। हालांकि उसने कोई मजबूत आभा प्रदर्शित नहीं की। सभी के दिलों में वो पहले से ही एक देवता या राक्षस जैसा ताकतवर प्राणी था। विक्रम राठौड़ ने अपनी ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड लहराई, थोड़ा सा खून झाड़ा, फिर बिना चेहरा बदले नैना राय के पास चला और बोला, लड़ाई खत्म, काम पूरा। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया
और फिर इशारा किया। टीम 5 और 6, काले ड्रैगन की खाल उतारो और उसका आंतरिक पित्त निकालो। जल्दी करो, काला ड्रैगन खजानों से भरा है। ड्रैगन की खाल से सॉफ्ट कवच बनाया जा सकता है, जो अडिग है, पानी और आग से सुरक्षित। ड्रैगन का पित्त एक बड़ा टॉनिक है और खेती को बेहतर कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता।